हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 भारत लोक और अर्थव्यवस्था अध्याय 5 भू संसाधन तथा कृषि के बारे में अपन गहनता से विस्तारित अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था भूमि का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? भूमि का वर्गीकरण, भू वर्गीकरण, जिसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद भूमि को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है भारत के भू उपयोग के अनुपात में जो परिवर्तन आया है वो 1950 51 से लेके जो 2014-15 में कितना % परिवर्तन आया है, कौन कौन से क्षेत्र में, जो कौन कौन से भूमि के वर्गीकरण में तो वृद्धि हुई है, कौन कौन से जो भूमि का वर्गीकरण है उसमें कमी हुई है। तो इसके बारे में अपन विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, भारत के भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन। भारत के भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन। हेडिंग लगाइए, भारत के भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन। भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। भारत के भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन। किसके अनुपात में? भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन 1950-51 तथा 2014-15। 1950-51 तथा 2014-15। 1950-51 में तो क्या डिफरेंट था इनमें? कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादा अनुपात भूमि का उपयोग किया जाता था, कौन से अनुपात में? और 2014-15 तथा 2014-15। देखो, भारत के भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन देखो 2050-51 में कितना था, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा था, कौन से क्षेत्र में कम था, और 2014-15 में कौन से क्षेत्र में ज़्यादा हो गया, कौन से क्षेत्र में कम हो गया। तो इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, भारत में 5 भू उपयोग समवर्गों में कितने समवर्गों में? 5 भू उपयोग समवर्गों में वृद्धि व 4 भू उपयोग समवर्गों में कमी दर्ज की गई है। लिखिए, भारत में 5 भू उपयोग समवर्गों में वृद्धि। भारत में 5 भू उपयोग समवर्गों में वृद्धि। भू उपयोग समवर्गों में वृद्धि। समवर्गों में वृद्धि तथा 4 भू उपयोग समवर्गों में 4 भू उपयोग समवर्गों में कमी दर्ज की गई है। समवर्गों में कमी दर्ज की गई है। देखो, 1950-51 से लेके 2014-15 तक 5 जो भू उपयोग समवर्ग है उनमें तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। और जो 4 भू उपयोग समवर्ग हैं उनमें कमी दर्ज की गई है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं ये 5 भू उपयोग समवर्ग कौन से हैं जिनमें वृद्धि हुई है। तो लिखिए, भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले समवर्ग। भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले समवर्ग। हेडिंग लगाइए, भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले समवर्ग। देखो, भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले समवर्ग, और दूसरी साइड लिख लीजिए, भारत के भू उपयोग कमी वाले समवर्ग। देखो, किन किन समवर्गों में तो भारत में वृद्धि हुई है, भू उपयोग में किन किन समवर्गों में तो वृद्धि हुई है और किन किन समवर्गों में कमी हुई है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो 5 समवर्ग तो ऐसे हैं जिनमें क्या हुई है? वृद्धि। 5 भू उपयोग समवर्ग तो ऐसे हैं जिनमें वृद्धि हुई है, और 4 भू समवर्ग वर्ग ऐसे हैं जिनमें
कमी दर्ज की गई है। तो वृद्धि वाले सर्वप्रथम अपन वृद्धि वाले लिखेंगे। तो नंबर एक पर आता है वन। वनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 1950-51 की तुलना में 2014-15 में वनों में क्या हुई है? बढ़ोतरी। तो नंबर एक वन, नंबर एक पर क्या आ गया? वन, वनों में बढ़ोतरी हुई है। 1950-51 से 2014-15 की तुलना में वनों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है उसमें वृद्धि हुई है। तो नंबर 2 पर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, देखो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जो प्रयुक्त भूमि है गैर कृषि कार्यों में उसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो स्थायी चारागाह क्षेत्र हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। तो स्थायी चारागाह क्षेत्र नंबर 3 पर, स्थायी चारागाह क्षेत्र, स्थायी चारागाह क्षेत्र, जो स्थायी चारागाह क्षेत्र हैं उनमें भी क्या हुई है? वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा जो वर्तमान प्रतिभूमि है, वर्तमान जो प्रतिभूमि है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि। और लास्ट आता है निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र, उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र, इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृद्धि दर्ज वाले जो संवर्ग हैं वो हैं वन हो गए, इसके अलावा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि हो गई, स्थायी चारागाह क्षेत्र हो गए, वर्तमान प्रतिभूमि हो गई और लास्ट हो गया निवल बोया गया क्षेत्र। इन पांचों संवर्गों में भारत में भू उपयोग में क्या हुई है? वृद्धि हुई है 1950-51 की तुलना में और 2014-15 की तुलना में। देखो 1950-51 की तुलना में और 2014-15 से अगर इनकी तुलना करते हैं तो 1950-51 में तो इनमें कमी थी, इनका अनुपात कम था, लेकिन 2014-15 में इन पांचों जो संवर्ग है इनके अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा देखो भारत के भू उपयोग कमी वाले संवर्ग, अब कमी किन किन क्षेत्रों में, किन किन संवर्गों में कमी दर्ज की गई है? तो पहला आता है बंजर व व्यर्थ भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि। देखो 4 संवर्गों में कमी हुई थी, तो इसका पहला आता है बंजर व व्यर्थ भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि, इसमें कमी आई है, व्यर्थ भूमि। अब क्यों आई है इनके बारे में अपन एक एक का विस्तार से गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे। एक बार इनको लिख लेते हैं, कौन कौन सी संवर्गों में कमी हुई है, कौन कौन सी संवर्गों में वृद्धि हुई है। तो पहला संवर्ग कमी में आ गया बंजर व व्यर्थ भूमि, बंजर व व्यर्थ भूमि। इसके अलावा फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र है उसमें भी कमी आई है। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, वृक्षों के अधीन क्षेत्र, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र हैं उसमें भी क्या आई है? कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है उनमें भी क्या आई है? कमी आई है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि, इसमें भी क्या आई है? कमी आई है। जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है उसमें भी कमी आई है। इसके अलावा वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त, के अतिरिक्त प्रतिभूमि, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि, इसके अनुपात में भी क्या आई है? कमी आई है। देखो इनका अर्थ अपन ने पहले ही देख लिया, वन क्षेत्रों के बारे में पहले अध्ययन कर लिया, गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि होती है उनके बारे में भी अपन ने पहले ही अध्ययन कर लिया। भाई गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कौन सी होती है, वन कौन से होते हैं, स्थायी चारागाह क्षेत्र किसे कहा जाता है, वर्तमान प्रतिभूमि किसे बोला जाता है, निवल बोया गया क्षेत्र किसे बोला जाता है, बंजर व व्यर्थ भूमि किसे कहा जाता है। इसके अलावा फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र में जो व्यर्थ भूमि है वो किसको कहा जाता है। इसके अलावा वर्तमान प्रति के अतिरिक्त जो प्रतिभूमि है इनकी परिभाषा अपन ने डेफिनेशन पहले देख ली है ना, लेकिन इनका संवर्गों में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो कौन कौन सी संवर्ग हुए जिनमें तो वृद्धि हो गई, और ये संवर्ग 4 ऐसे संवर्ग हैं जिनके भू उपयोग में कमी दर्ज की गई है। तो अपन एक एक का विस्तारित अध्ययन करते हैं। पहला है भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले संवर्ग, जिसमें आता है पहला वन, भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले संवर्ग जिसमें पहला कौन सा आता है? वन। तो इसका अध्ययन अपन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब सबसे पहले वृद्धि वाले समवर्ग कौन कौन से जो भू उपयोग समवर्ग है उनमें वृद्धि दर्ज की गई है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है वन, वनों में वृद्धि हुई थी, तो वो किस प्रकार हुई थी? 1950-51 में कितने % वन थे भारत में, और 2014-15 में कितने % वन हो गए, इनके बारे में अपन विस्तारित गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो अपना पहला आता है, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले समवर्ग। भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले समवर्ग, भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले समवर्ग, वृद्धि वाले समवर्ग, भारत के भू उपयोग वृद्धि वाले संवर्ग। नंबर एक पर आता है अपना, कौन सा आता है? नंबर एक पर आता है अपना वन। नंबर एक पर कौन सा आता है? वन। नंबर एक पर जो आता है क्षेत्र वो है वन। नंबर एक वन। देखो वन, देखो वन 1950-51 में जो वन क्षेत्र थे, 1950-51 में जो वन क्षेत्र थे वो थे भारत में 17%। 1950-51 में जो वन क्षेत्र थे, 1950-51 में जो वन क्षेत्र थे वो थे 17%। कितने % थे? 17%। कितने % थे? 17%। लेकिन ये वन क्षेत्र 2014-15 में बढ़कर कितने % हो गए? 23.3%। ये 2014-15 में बढ़कर कितने हुए? 2014-15 में ये बढ़कर हो गए 23.3%। अर्थात जो वन क्षेत्र है इनके अंतर्गत क्या हुई है? वृद्धि। पहले कितने थे? 17%। 1950-51 के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में कितने हो गए? 23.3%। अर्थात वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, अर्थात वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब वन क्षेत्रों में वृद्धि का कारण क्या है? तो कारण ये आपसे पूछा जाता है कि वन क्षेत्रों में वर्तमान में भारत के जो वन क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हो रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसके कारण हैं वो पूछे जाते हैं आपसे। तो पहला लिखिए कारण फर्स्ट, कारण फर्स्ट, हेडिंग यहाँ लगा लीजिए, कारण। अब इसके क्या क्या कारण हैं जिसके कारण इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसमें कमी क्यों नहीं हो रही? वृद्धि हो रही है तो वृद्धि का कारण भी तो होगा। क्या कारण है? तो अपन कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला कारण है वास्तविक वनों से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना। वास्तविक वनों से आच्छादित क्षेत्र में, लिखिए, वास्तविक वनों से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना। पहला क्या है? वास्तविक वनों से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना सरकार द्वारा सीमांकित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। बिना सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा सीमांकित क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? सीमांकित क्षेत्रों में, इस पर जोर देना, सीमांकित क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि दर्ज की गई है। देखो इसका प्रमुख कारण क्या है? जो वास्तविक वनों से आच्छादित क्षेत्र हैं, कौन से? वास्तविक वनों से जो आच्छादित क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना, इनमें वृद्धि नहीं हो रही है। जितने पहले थे वो भी जितने 1950-51 में थे उतने ही 2014-15 में हैं। लेकिन वास्तविक वनों से आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा जो सीमांकित क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि दर्ज की गई है। सीमांकित क्षेत्रों में क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। कैसे दर्ज की गई है अपन एक बार डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र हैं, वो ये हैं। मान लीजिए इन क्षेत्रों में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र थे पहले से ही, ये वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र, ये तो वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। पहले भी ये इतने ही थे और वर्तमान में भी ये इतने ही हैं। लेकिन इनको तो परिवर्तन नहीं हुआ, इनमें तो परिवर्तन नहीं हुआ। इनमें तो जो जितने पहले थे, जो 1950-51 में थे, वो के वही 2014-15 में थे। लेकिन सरकार द्वारा
देखो सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा जो सीमांकित क्षेत्र है, मान लीजिए इसकी सीमा यहाँ है, ये सीमांकित क्षेत्र है इसका, इसका क्या है, ये सीमांकित क्षेत्र, क्या है, सीमांकित क्षेत्र। अब इस सीमांकित क्षेत्र में परिवर्तन कर, सीमांकित क्षेत्र में इसने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया और इसमें वृद्धि दर्ज की गई। मान लीजिए ये पहले सीमांकित क्षेत्र था, ये सीमांकित क्षेत्र था, अब इसमें वृद्धि दर्ज की गई, ये वाला सीमांकित क्षेत्र, सीमांकित क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वास्तविक वन क्षेत्र तो वैसा कि वैसा है, लेकिन ये जो सीमांकित क्षेत्र है इसमें क्या कर दी गई, वृद्धि दर्ज की गई, कर दी गई सरकार द्वारा, जिस कारण जो वन क्षेत्र है उनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसका वृद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है, सरकार, सरकार द्वारा सीमांकित क्षेत्रों में बढ़ोतरी कर देना। वास्तविक वन क्षेत्र तो उतने के उतने ही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, जो सीमांकित क्षेत्र है अर्थात सीमा के नजदीक जो क्षेत्र हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी। पहले सीमा ये थी, इसको बढ़ाकर ये वाली कर दी। तो वास्तविक वन क्षेत्र तो उतने के उतने ही हैं, लेकिन जो सीमांकित क्षेत्र हैं उनमें गवर्नमेंट के द्वारा वृद्धि दर्ज की गई है, जिस कारण वनों में वृद्धि हुई है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। ये अपने वन कंप्लीट हो गए, वन से संबंधित क्षेत्र कंप्लीट हो गए। भाई वनों में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था, 1950-51 में 17% थे, फिर 23.3% हो गए। इनका कारण यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सीमांकित क्षेत्र है उनमें वृद्धि दर्ज कर दी गई, इस कारण इन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। जबकि वास्तविक क्षेत्र तो पहले भी उतने ही थे और वर्तमान में भी उतने ही हैं। तो वास्तविक वन क्षेत्रों के कारण इन वनों में वृद्धि नहीं हुई है, सीमांकित क्षेत्रों में वृद्धि के कारण इन वनों में वृद्धि हुई है। तो इसका प्रमुख कारण ये पूछा जा सकता है। अब अगला जो संवर्ग आता है जिसमें वृद्धि दर्ज की गई है वो है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। तो नंबर 2, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। अब गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है उसमें भी क्या क्या हुआ है, वृद्धि दर्ज की गई है, इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि देखो 1950-51 में, 1950-51 में जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि थी वो थी 3.2%। तो 1950-51 में 3.2%, 1950-51, 1950-51 3.2%, 3.2%। जबकि 2014-15 में, 2014-15 में इसका अनुपात कितना हो गया, देखो 1950-51 में तो कितना था, 3.2% था, लेकिन इसका अनुपात 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया, 8.7%। कितना, 8.7%, 8.7%। अर्थात गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि है उसके अनुपात में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले 1950-51 में 3.2% थी, वो बढ़कर कितनी हो गई, 8.7% हो गई। अब ये वृद्धि हुई है, तो अब इसके भी वृद्धि के कारण होंगे, किस कारण से इन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जनसंख्या के आकार में वृद्धि। तो पहला कारण क्या हो गया, जनसंख्या के आकार में वृद्धि, कारण, कारण फर्स्ट, जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जनसंख्या के आकार में वृद्धि। देखो जनसंख्या के आकार में वृद्धि होने से जो ग्रामीण बस्तियों का विकास होगा, नगरीय बस्तियों का विकास होगा, जिससे क्या क्या होगा, देखो ग्रामीण बस्तियों का विकास, कौन सी बस्तियों का, ग्रामीण बस्तियों का विकास। और दूसरा नगरीय बस्तियों का विकास, नगरीय बस्तियों का विकास।
तो देखो कृषि से अलावा अगर भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में किया जाता है, द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलापों में किया जाता है, तो वो गैर कृषि कार्यों से संबंधित भू उपयोग माना जाता है। अब मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के आकार में वृद्धि हो रही है, अर्थात जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे ग्रामीण बस्तियों का विकास भी होगा और नगरीय बस्तियों का विकास होगा। अब नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का विकास होगा तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का अत्यधिक विकास हो रहा है, क्योंकि कृषि कार्य तो किया नहीं जा रहा, उन पर क्या क्या निर्माण हो रहा है, बस्ती निर्माण हो रहा है। तो बस्तियों का जो निर्माण है ये भी किसमें आता है, गैर कृषि कार्यों में आता है। नंबर दूसरा लिखिए, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में अत्यधिक वृद्धि। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में अत्यधिक वृद्धि के कारण भी जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है उसके अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। तो लिखिए द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में अत्यधिक वृद्धि, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में अत्यधिक वृद्धि। नंबर दूसरा, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में अत्यधिक वृद्धि, द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में, तृतीयक सेक्टरों में अत्यधिक वृद्धि, सेक्टरों में अत्यधिक वृद्धि। देखो लगातार शिक्षा का विकास हो रहा है, आधुनिक तकनीकी का विकास हो रहा है, जिस कारण देखो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप हैं, द्वितीयक और जो तृतीयक सेक्टर हैं या क्रियाकलाप हैं उन सेक्टरों में वृद्धि होने के कारण भी जो गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि का अनुपात है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास की दर, तीव्र दर, लिखिए आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास की तीव्र दर, आधारभूत आधारभूत अवसंरचनाओं अवसंरचनाओं के विकास की तीव्र दर, आधारभूत जो अवसंरचना है उनके विकास में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। पहले के अपेक्षा अब आधारभूत जो अवसंरचनाएं हैं उनके विकास में ज़्यादा वृद्धि की होने के कारण जो गैर कृषि कार्यों में जो प्रयुक्त भूमि का अनुपात है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके अलावा देखो अगली जो कृषि है या भू उपयोग संवर्ग है जिसमें वृद्धि दर्ज की गई है वो है स्थायी चारागाह। तो स्थायी चारागाह के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। नंबर 3, स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह। देखो स्थायी चारागाह जो क्षेत्र है इसमें भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इस वर्ग के अंतर्गत भू उपयोग बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण क्या है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इस वर्ग में लगातार भू उपयोग बढ़ रहा है, भू उपयोग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान के कारण उन्होंने क्या कर दिया, पशुओं का पालन भी करना शुरू कर दिया। व्यापारिक दृष्टि से पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया। अब व्यापारिक दृष्टि से लोग पशुओं को पालेंगे तो जो स्थायी चारागाह क्षेत्र हैं उनके पास जो चारागाह क्षेत्र है उनका तो विस्तार करना पड़ेगा, क्योंकि पशुओं को चराने के लिए तो चारागाह क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कारण से भी जो चारागाह क्षेत्र है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो लिखिए कृषि कार्यों के अतिरिक्त व्यावसायिक पशुपालन की प्रवृत्ति, कृषि कार्यों के अतिरिक्त, कृषि कार्यों के अतिरिक्त, कार्यों के अतिरिक्त कृषि जो कार्यों के अतिरिक्त, कृषि कार्यों के अतिरिक्त व्यावसायिक पशुपालन की प्रवृत्ति का, व्यावसायिक पशुपालन की प्रवृत्ति का देखो कृषि कार्यों के अतिरिक्त जो व्यावसायिक पशुपालन है उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी प्रवृत्ति का तीव्रता से विकास हो रहा है, तीव्रता से विकास हो रहा है। हो रहा है। देखो ये स्थायी चारागाह क्षेत्र जो भू संवर्ग है उसमें वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, इस जो वर्ग है इसमें लगातार जो भू उपयोग है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, अर्थात इस वर्ग में लगातार भू उपयोग बढ़ रहा है।
कृषि कार्यों में, देखो पहले लोग कृषि कार्य करते थे, लेकिन कृषि कार्यों के साथ साथ उनकी इच्छाएं बढ़ गई, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ने से उन्होंने क्या कर दिया, व्यावसायिक पशुपालन, व्यावसायिक दृष्टि से पशुओं का व्यापार करने के लिए पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। अब ये थोड़ी ये सोच लिया मन में और पशु ले आए, भाई पशुओं का व्यापार करेंगे, तो व्यापार तो करेंगे लेकिन उसके लिए जो चारागाह क्षेत्र है उनमें भी तो विस्तार करना पड़ेगा। तो इस कारण भी जो स्थायी चारागाह क्षेत्र है उनमें विस्तार हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये अपना हो गया गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि और जो स्थायी चारागाह क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि, इनके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया। देखो स्थायी जो चारागाह क्षेत्र है उसके जो भूसंवर्ग है उसमें भी लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके अलावा देखो वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और लास्ट है निवल बोया गया क्षेत्र। तो वर्तमान प्रतिभूमि में भी वृद्धि हो रही है। नंबर 4 पर वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान कौन सी प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि। देखो इस जो भूसंवर्ग है इसमें भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है निवल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र, इसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये 5 थे। अब इनके बारे में एक एक के बारे में देख लेते हैं। जो वर्तमान प्रतिभूमि है, कौन सी प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि वो थी 1950-51 में 3.7%। 1950-51 में 1950-51 में 3.7%, 3.7%। 1950-51 में 3.7% थी, जो 2014-15 में इसमें बढ़ोतरी होकर 4.9% हो गई। 4.9% 2014-15 में, 2014-15 में 4.9% हो गई, 4.9% हो गई। अर्थात इसमें भी क्या हो गई, बढ़ोतरी होगी। पहले 1950-51 में 3.7% थी, अब ये 2014-15 में कितनी होगी, 4.9% हो गई। अर्थात इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका कारण है वर्षा की मात्रा में अनियमितता। पहला कारण क्या है, वर्षा की मात्रा में अनियमितता कारण। नंबर 1 वर्षा की मात्रा में अनियमितता, वर्षा की मात्रा में अनियमितता, मात्रा में अनियमितता। वर्षा की मात्रा में अनियमितता होने के कारण वर्तमान प्रतिभूमि के जो विकास में बढ़ोतरी हुई है, भूसंवर्ग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा उर्वरकता की मात्रा में उतार चढ़ाव, इसके अलावा उर्वरकता की मात्रा में उतार चढ़ाव, उर्वरकता की मात्रा में उतार चढ़ाव, मात्रा में उतार चढ़ाव। वर्षा की मात्रा में अनियमितता होने के कारण भी जो वर्तमान प्रतिभूमि है इसमें जो छोड़ा गया अनुपात है उसमें वृद्धि हो रही है, दर्ज की गई है। और दूसरा है उर्वरकता की मात्रा में उतार चढ़ाव, क्योंकि उर्वरकता की मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि लगातार एक ही भूमि उपयोग का, अगर अपन बार बार एक ही भूमि के टुकड़े को बार बार उपयोग में लेते हैं तो उसमें लगातार जो उर्वरकता की मात्रा है वो घट जाती है, जिस कारण उसका जो प्रति छोड़ा जाना अनिवार्य हो जाता है ताकि उसकी कुछ मात्रा में गुणवत्ता वापस आ जाए। इस वजह से इसको प्रति छोड़ा जाता है। तो उर्वरकता की मात्रा में क्या होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। इसलिए भी प्रति जो वर्तमान प्रतिभूमि है उसको ज़्यादा छोड़ा जा रहा है वर्तमान में। और वर्षा की क्या है, अनियमितता, कभी वर्षा होती है कभी नहीं होती है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो जाती है किसी क्षेत्र में कम हो जाती है, जिस कारण भी जो प्रतिभूमि का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरा आता है निवल बोया गया क्षेत्र। देखो निवल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर फसलें उगाई व काटी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, निवल बोया गया क्षेत्र। तो इसके अनुपात में भी लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि 1950-51 में 41.7% था, 41.7% 1950-51 में। देखो 1950-51 में 41.7% था,
ये कितना था, 41.7% था। जो देखो 1950-51 में कितना था, 41.7% था, जो 2014-15 में बढ़कर 45.5% हो गया। कितना हो गया, 45.5% हो गया, 45.5%। अर्थात जो निवल बोया गया क्षेत्र है उसके अनुपात में भी वृद्धि दर्ज की गई है। क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। और इसमें भी वर्तमान जो प्रतिभूमि है इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि पहले 3.7% थी और अब कितनी होगी, 4.9। इसी प्रकार निवल बोए गए क्षेत्र में पहले 41.7% थी, अब कितनी होगी, 45.5% होगी। इस कारण इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, निवल बोए गए क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या हो रहा है। देखो भारत में निवल बोया गया क्षेत्र बढ़ रहा है। सबसे पहले लिखिए, भारत में निवल बोया गया क्षेत्र बढ़ रहा है। निवल बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। भारत में जो निवल बोया गया क्षेत्र है वो इसका अनुपात लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, क्योंकि भारत में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, लिखिए, क्योंकि भारत में कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि थी, कृषि योग्य तो थी लेकिन उसको प्रति छोड़ा जा रहा था। कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि थी, व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इसके अतिरिक्त बंजर भूमि, इसके अतिरिक्त बंजर भूमि, पुरातन प्रतिभूमि आदि, पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि आदि। देखो भारत में कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है, पुरातन प्रतिभूमि है, आदि का उपयोग कृषि कार्यों में, आदि का उपयोग कृषि कार्यों में, आदि का उपयोग कृषि कार्यों, आदि का उपयोग कृषि कार्यों ओब्लिक फसल उत्पादन में किया जा रहा है। ओब्लिक फसल उत्पादन, ओब्लिक फसल उत्पादन में किया जा रहा है। देखो निवल बोया गया क्षेत्र है उसके अनुपात में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका देखो सबसे पहला देखा जाता है भारत में निवल बोया गया क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। जो निवल बोया गया क्षेत्र है वो लगातार बढ़ रहा है। अब देखो कहां से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी जो खाली पड़ी थी, कृषि योग्य तो थी लेकिन व्यर्थ भूमि थी, वो केवल खाली पड़ी थी। वर्तमान तकनीकी के द्वारा उसको कृषि योग्य बनाया जा सकता था। जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी और पुरातन जो प्रतिभूमि थी, आदि का उपयोग कृषि कार्यों में, आदि का प्रयोग भी किसमें करने लगे, कृषि कार्यों में करने लगे। इस कारण से जो निवल बोया गया क्षेत्र है जिसमें फसल उगाई व काटी जाती है उसके अनुपात में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा अपन देखते हैं भारत के भू उपयोग में कमी वाले संवर्ग देखते हैं। ये अपने कंप्लीट हो गए वृद्धि वाले संवर्ग। अब चलते हैं कमी वाले संवर्ग की ओर। ये अपने वृद्धि वाले संवर्ग कंप्लीट हो गए। कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से भू संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई थी। अब देखते हैं कमी वाले संवर्ग। तो हेडिंग लगाइए भारत की भू उपयोग कमी वाले संवर्ग। भारत में भू उपयोग कमी वाले संवर्ग, भारत में भू उपयोग कमी वाले संवर्ग, भारत में भू उपयोग जो कमी वाले संवर्ग है उसमें पहला कौन सा आता है, बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व जो व्यर्थ भूमि है उसमें लगातार कमी दर्ज की गई है। तो पहला लिखिए बंजर व व्यर्थ भूमि, पहला लिखिए बंजर व व्यर्थ भूमि। नंबर 1 बंजर व व्यर्थ भूमि।
बंजर व व्यर्थ भूमि के अनुपात में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र हैं उसमें भी कमी दर्ज की गई है। दूसरा है फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, दूसरा है फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, वृक्षों के अधीन क्षेत्र है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। अधीन क्षेत्र, फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। तो देखो जो बंजर वो व्यर्थ भूमि है 1950-51 में इसका अनुपात था 13.4%। कितना था? 13.4%, 13.4%। कब था? 1950-51 में। 1950-51 में कितनी परसेंट थी? 13.4%। लेकिन 2014-15 में कितने में? 2014-15 में इसका अनुपात घटकर 13.4 से कितना हो गया? 5.5%, 5.5%, 5.5%। अर्थात जो बंजर व व्यर्थ भूमि है इसके अनुपात में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि पहले 13.4 था, अब कितना हो गया? 5.5। अर्थात इसमें कमी दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है। अब इसका कारण क्या है? तो कारण आपसे पूछा जा सकता है। तो कारण है इस भूमि का उपयोग, देखो इस भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों, लिखिए इस भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों, लिखिए इस भूमि का उपयोग, इस भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों, गैर कृषि कार्यों। कौन सी भूमि का? बंजर जो बंजर व व्यर्थ भूमि है इस भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों, जैसे बस्तियों का विकास, जैसे बस्तियों का विकास कार्यों, जैसे बस्तियों का विकास, बस्तियों के विकास में इसका प्रयोग करने लग गए। बस्तियों का विकास, बस्तियों का विकास, बस्तियों का विकास करने से भी जो बंजर व्यर्थ भूमि थी उसके अनुपात में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अवसंरचनाओं का विकास, उद्योगों का विकास, सड़कों का विकास, अवसंरचनाओं का विकास, अवसंरचना, अवसंरचना, अवसंरचनाओं का विकास, उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास, सड़कों का विकास, सड़कों का विकास, सड़कों का विकास, उद्योगों का विकास, सड़कों का विकास आदि में अत्यधिक किया जाने के कारण, आदि में विकास, आदि में अत्यधिक किया जाने के कारण, अत्यधिक किया जाने के कारण, किया जाने के कारण, आदि में अत्यधिक किया जाने के कारण इस भू संवर्ग में कमी हो रही है, कारण इस भू संवर्ग में कमी हो रही है। तो देखो बंजर में व्यर्थ भूमि थी, वो पहले बंजर पड़ी थी, व्यर्थ पड़ी थी, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन बाद में जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है तो इस भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि, कृषि के अलावा जो गैर कृषि कार्य हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित उन कार्यों में अत्यधिक किया जाने लगा। जैसे बस्तियों का विकास, जैसे बस्तियों का विकास, देखो लगातार जनसंख्या बढ़ने से जो बस्तियों का विकास है वो उपजाऊ क्षेत्र में या कृषि योग्य भूमि में तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन जो बंजर वो व्यर्थ भूमि पड़ी है वहां पर बस्तियों का विकास होने लग गया। अवसंरचनाओं का विकास, उद्योगों का विकास, देखो उद्योगों का विकास धीरे धीरे बढ़ने लग गया। उद्योगों का विकास होना, देखो उद्योगों का विकास भी अपन जो कृषि योग्य या उपजाऊ मैदानों में तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो व्यर्थ भूमि पड़ी है अपने पास वहां पर उद्योगों का विकास करेंगे, सड़कों का विकास करेंगे आदि के कारण लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। जो गैर कृषि कार्य हैं इनमें लगातार वृद्धि होने के कारण जो बंजर वो व्यर्थ भूमि है उसके अनुपात में लगातार कमी दर्ज हो रही है। दूसरा आता है फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, दूसरा क्या है? फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र। इसमें देखो 1950-51 में ये 6.9% था, 6.9%। 1950-51 में कितना था? 1950-51 में
ये 6.9% था, 6.9% था, लेकिन 2014-15 में ये घटकर कितना हो गया, 1% हो गया, 1% हो गया। अर्थात जो फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र है उसमें भी क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। क्या दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई है। इसका कारण क्या है, देखो भारत के अंतर्गत इस भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में बढ़ रहा है। तो देखो भारत के अंतर्गत कारण 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 क्या है, भारत के अंतर्गत भारत के अंतर्गत भारत के अंतर्गत इस भूमि का उपयोग भूमि का उपयोग किस में बढ़ रहा है, कृषि कार्यों में। उपयोग कृषि कार्यों में लगातार बढ़ रहा है, कृषि कार्यों में बढ़ रहा है, ये इसका प्रमुख कारण है। जिस कारण जो फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र हैं उनमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या हो रहा है, भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में अत्यधिक किया जाने के कारण इसके जो संवर्ग है, इसका जो संवर्ग है उसमें लगातार कमी दर्ज की गई है। ये अपना हो गया फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र। इसके अलावा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त भूमि, आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे चलते हैं, तीसरा और जो चौथा संवर्ग है जिसमें कमी दर्ज की गई है, क्योंकि जो 4 संवर्ग हैं उनमें कमी दर्ज की गई थी, जबकि जो 5 संवर्ग हैं उनमें वृद्धि दर्ज की गई थी। तो वृद्धि वाले अपन ने संवर्ग पढ़ लिए, अब कमी वाले पढ़ रहे हैं। पहला और दूसरा पढ़ लिया कमी में भी, और तीसरा और चौथा अपन उसका अध्ययन करेंगे। तो तीसरा और चौथे का अध्ययन करेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लोगों के पास शेयर करना, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखकर बताना कि आपको क्लास कितनी पसंद आ रही है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना सा हमारे लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना जाने वाला कुछ भी नहीं है, बाकी अपनी सोच की बात होती है। बाकी अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना। अगर कोई कमी भी रही हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट क्लास आए, नेक्स्ट वीडियो आए, उसमें सुधार हो सके। तो तीसरा आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य तो है लेकिन कैसी भूमि है, व्यर्थ भूमि, इसमें भी कमी आ रही है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और नंबर 4 पर आता है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि प्रति भूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि, भूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि नंबर 3 पर आती है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसमें देखो 1950-51 में 8%, देखो 1950-51 में कितनी थी ये, 8%। 1950-51 में 1950-51 में ये कितने परसेंट थी, 8% थी। लेकिन 2014-15 में ये घटकर कितनी रह गई, 4% रह गई। अर्थात जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है इसके अनुपात में भी लगातार कमी दर्ज की गई है। अब देखो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के बारे में अपन ने पहले ही अध्ययन कर लिया। पांच या अधिक वर्षों के समय के लिए अपन प्रति छोड़ देते हैं, 5 वर्ष या इससे भी अधिक समय के लिए किसी भी भूभाग को अपन प्रति छोड़ देते हैं, उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि माना जाता है। 5 वर्ष या उससे भी अधिक समय के लिए किसी भी क्षेत्र या भूभाग को अपन खाली छोड़ देते हैं, प्रति छोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। अब इसका कारण क्या है, इसमें लगातार कमी क्यों हो रही है, कमी का कारण है कृषि कार्यों ओब्लिक निवल बोया गया क्षेत्र में, लिखिए कारण, कृषि कार्यों ओब्लिक निवल बोया, पहला कौन सा है, कृषि कार्यों ओब्लिक निवल बोया क्षेत्र में इस भू उपयोग क्षेत्र में इस भू उपयोग क्षेत्र में इस भू उपयोग का परिवर्तित होना, उपयोग का परिवर्तित
क्योंकि जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, कृषि योग्य तो है, नाम से ही पता चल रहा है कृषि योग्य तो है, लेकिन 5 या इससे भी अधिक समय के लिए इसको प्रति छोड़ रखा है, इसलिए ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। लेकिन इसको आधुनिक तकनीकी की सहायता से अपन कृषि कार्यों में या निवल बोए गए क्षेत्र में इसका उपयोग करने से जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है इसके अनुपात में लगातार कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा आता है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि 1950-51 में 6.1% थी। कितनी थी? 6.1%। 1950-51 में ये थी 6.1%, 6.1% थी। कितनी थी? 1950-51 में ये 6.1% थी, जो 2014-15 में घटकर 3.6% रह गई। 3.6% रह गई, अर्थात पहले 6.1 थी, अब 3.6 रह गई, अर्थात इसके अनुपात में भी लगातार इस जो भू संवर्ग है इसके अनुपात में भी लगातार कमी दर्ज की गई है। अब देखो वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिसे एक वर्ष, देखो वर्तमान प्रतिभूमि के जो अतिरिक्त प्रतिभूमि है इसकी परिभाषा में अपन लिख सकते हैं यह भूमि या वह भूमि जिसे एक वर्ष से अधिक, देखो एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय के लिए प्रति छोड़ा गया है वो कहलाती है वर्तमान प्रति के अतिरिक्त प्रतिभूमि। तो इसका कारण है इसका कृषि ओब्लिक फसल उत्पादन क्षेत्र में उपयोग किया जाना है। इसका कारण क्या है? कृषि इसका कृषि ओब्लिक फसल उत्पादन क्षेत्र में उपयोग किया जाना है। इसको कितने समय के लिए प्रति छोड़ा जाता है? एक वर्ष से तो अधिक और 5 वर्ष से कम समय के लिए प्रति छोड़ा गया है, लेकिन इसका प्रयोग वर्तमान में कृषि और फसल उत्पादन में किया जाने के कारण जो वर्तमान प्रतिभूमि की जो अतिरिक्त प्रतिभूमि है उसके उत्पादन में भी या उसकी जो भू संवर्ग है उसमें भी लगातार कमी दर्ज हो रही है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। ये अपना कंप्लीट हो गया भू संवर्ग, कौन कौन से भू संवर्ग में वृद्धि दर्ज की गई है और कौन कौन से भू संवर्ग में कमी दर्ज की गई है, इसका अपन ने विस्तार से गहनता के साथ धुआंधार तरीके से शानदार तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जोश और जुनून के साथ अपन ने विस्तारित अध्ययन किया है। ऐसे ही अपन जो अगले नेक्स्ट टॉपिक है उनका भी इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। तो ये अपना कंप्लीट होता है भू संवर्ग, जिसमें कौन कौन से में वृद्धि हुई थी और कौन कौन से में कमी हुई थी, वो संवर्गों का अपन ने अलग अलग अध्ययन कर लिया। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना साझा संपत्ति संसाधन। लेकिन साझा संपत्ति संसाधन पढ़ने से पहले अपन एक लाइन लिखेंगे उसकी थोड़ी डेफिनेशन के टाइप में। तो सबसे पहले लिखिए भूस्वामित्व के आधार पर, भूस्वामित्व के आधार पर संपत्ति को, भूस्वामित्व के आधार पर, भू स्वामित्व के आधार पर, ये अलग है, वो कंप्लीट हो गया अपना भू स्वामित्व के आधार पर, भू स्वामित्व के आधार पर संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। आधार पर संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखो भूस्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? भूस्वामित्व के आधार पर संपत्ति को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं? देखो दो भाग, नंबर एक, जो पहला भाग है वो है निजी भू संपत्ति, निजी भू संपत्ति, निजी भू संपत्ति, निजी भू संपत्ति। और दूसरा है साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन नंबर 2 पर है साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन, वैसे अपना
मुख्य टॉपिक है साझा संपत्ति संसाधन, लेकिन साझा संपत्ति संसाधन के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन निजी भू संपत्ति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि जो मेन मुख्य टॉपिक है वो अपना है साझा संपत्ति संसाधन। तो इसमें लिखिए पहले निजी भू संपत्ति में लिखिए, इस भू संपत्ति पर व्यक्तिगत ओब्लिक निजी स्वामित्व होता है। कैसा स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत ओब्लिक निजी स्वामित्व। इस भू संपत्ति पर, इस भू संपत्ति पर व्यक्तिगत ओब्लिक निजी स्वामित्व होता है, स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत होता है या फिर निजी स्वामित्व होता है। कौन सी संपत्ति पर? निजी भू संपत्ति पर। लेकिन साझा संपत्ति पर ऐसा नहीं होता है, इस पर सभी का समान अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए गांव के पास में तालाब, गांव के पास में चारागाह भूमि, गांव के पास में बंजर व्यर्थ भूमि, उस पर सभी लोगों का समान अधिकार होता है, इसलिए उसको साझा संपत्ति, मतलब सबका साझा होता है उसमें। लेकिन जो निजी भू संपत्ति होती है इसके अंतर्गत या तो व्यक्ति होता है, व्यक्तियों का, ये व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है उसका निजी स्वामित्व होता है। कैसा स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व होता है। या तो व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है या फिर व्यक्तियों के समूह की निजी संपत्ति होती है ना। तो ये सबसे पहला लिखिए, इस भू संपत्ति पर व्यक्तिगत ओब्लिक निजी स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत होता है या फिर निजी स्वामित्व होता है, अर्थात इस भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व, अर्थात इस भूमि पर, अर्थात इस संपत्ति पर व्यक्तियों का अर्थात इस संपत्ति पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है, अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। कैसा स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व हो सकता है, स्वामित्व होता है। देखो, या तो व्यक्तिगत या फिर निजी स्वामित्व होता है निजी भू संपत्ति पर, या फिर अर्थात इस संपत्ति पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व, अर्थात एक व्यक्ति का भी निजी स्वामित्व हो सकता है और कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है जिसका निजी स्वामित्व होता है, उसको बोला जाता है निजी भू संपत्ति। क्या बोला जाता है? निजी भू संपत्ति। एक दो लाइन साझा संपत्ति में भी यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ी सी लाइन जगह बची हुई है तो लिखिए, मुख्य रूप से ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। देखो, मुख्य रूप से जो साझा संपत्ति संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो मुख्य रूप से यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होता है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे तालाब। जैसे क्या हो गया? तालाब पर सभी का समान अधिकार होता है, ये प्राकृतिक संसाधन भी होता है। इसके अलावा चारागाह, वन, जलाशय, इसके अलावा चारागाह, वन, जलाशय, ये आदि किस में आते हैं? साझा संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जो पहला बिंदु था, मुख्य रूप से ये कैसा संसाधन है? और प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति के द्वारा स्वयं ही उत्पन्न होता है, और जो प्रकृति के द्वारा स्वयं कोई भी चीज निर्मित होती है उस पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है, वो साझा संपत्ति के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अपन आगे पढ़ेंगे साझा संपत्ति में, तो ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साझा संपत्ति के अंतर्गत देखो, निजी भू संपत्ति अपना कंप्लीट हो गया। साझा संपत्ति के अंतर्गत ये एक लाइन लिख दी, उसके अलावा जो आगे लाइन लिखेंगे वो साझा संपत्ति के अंतर्गत लिखेंगे, है ना।
तो साझा संपत्ति के अंतर्गत दूसरी लाइन लिखिए, कौन सी में, साझा संपत्ति के अंतर्गत देखो, जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी समुदाय विशेष, लिखिए, जिनका 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 मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं, साझा संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन, जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी समुदाय विशेष अथवा किसी समुदाय विशेष अथवा पंचायत के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा। देखो, जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन, जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी समुदाय, क्योंकि समुदाय जब पूरा समुदाय उसका उपयोग कर रहा है तो उसका प्रबंधन भी समुदाय करेगा, तो किसी समुदाय अथवा विशेष अथवा पंचायत के द्वारा, पंचायत या कोई सरकारी, पंचायत का मतलब कोई सरकारी संस्था के द्वारा उनका प्रबंधन एवं रखरखाव किया जाता है। देखो, इन पर सभी व्यक्तियों का समान उपयोग के लिए, लिखिए, इन पर सभी व्यक्तियों का समान उपयोग के लिए समान अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है, समान अधिकार, उपयोग के लिए समान अधिकार होता है। देखो, इन पर सभी व्यक्तियों का समान उपयोग के लिए, उपयोग करने के लिए सभी व्यक्तियों का क्या होता है, समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो संपूर्ण जो साझा संपत्ति है उसका उपयोग कर रहा है और दूसरे को करने ही नहीं दे रहा है कि ये तो नहीं मेरा क्षेत्र है, मैं इसका उपयोग करूंगा, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है उपयोग के लिए, सभी व्यक्ति समान रूप से उपयोग कर सकते हैं, समान अधिकार है। कैसा अधिकार है, समान अधिकार है। लेकिन समान जो अधिकार है वो किसके लिए, समान उपयोग के लिए, जिनमें कुछ पाबंदियां अथवा शर्तें शामिल होती हैं, जिनमें कुछ पाबंदियां ऑब्लिक शर्तें शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पाबंदियां और शर्तें शामिल होती हैं, ये थोड़ी ये साझा संपत्ति है, सभी का समान अधिकार है तो उसका अपन अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, अपन उनका अंधाधुंध प्रयोग नहीं कर सकते, उन पे कुछ शर्तें लागू होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, पाबंदियों के अनुरूप ही उनका अपन प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है उनका अपन अंधाधुंध प्रयोग करेंगे। तो ये इस पे कुछ शर्तें एवं पाबंदियां भी लागू होती हैं। देखो, इन संसाधनों पर किसी भी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होता है, तो ये भी लिख लो, इन संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। देखो, किसी भी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति इसका उपयोग करेगा, सभी का समान रूप से समान अधिकार होता है। एक नोट लगा के लिखिए, देखो नोट लगा के लिखिए, इसी में लिखिए, नोट लगा के जो इंपॉर्टेंट है नोट, इसी में लिख लीजिए, साझा संपत्ति के अंतर्गत ही नोट। अभी तो साझा संपत्ति के अपन महत्व भी देखेंगे, जिससे पहले अपन एक नोट लिखेंगे। साझा संपत्ति संसाधनों को, देखो साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। तो लिखिए, साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक, कैसा, सामुदायिक
सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। संसाधन भी कहा जाता है। तो देखो ये नोट इंपॉर्टेंट है। वैसे साझा संपत्ति भी इंपॉर्टेंट है। जो साझा संपत्ति संसाधन है ये भी 2 नंबर का 3 नंबर का पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो साझा संपत्ति संसाधन है उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाएगा? सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके महत्व के बारे में लिख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब इनके महत्व देख लेते हैं। देखो साझा संपत्ति जो संसाधन है इनका क्या क्या महत्व है, तो महत्व के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो महत्व देख लेते हैं एक बार, इनके क्या क्या महत्व है। साझा संपत्ति जो संसाधन है उनके क्या क्या महत्व है, इनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। देखो महत्व लिखिए, महत्व साझा संपत्ति के महत्व, या महत्व भी लिख सकते हैं अपन। महत्व, महत्व किसका? साझा संपत्ति का महत्व। क्या महत्व है भाई इसका? जो साझा संपत्ति है उसका महत्व क्या है, तो लिखिए साझा संपत्ति का महत्व। तो साझा संपत्ति के महत्व के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो पहला लिखिए साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत, साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत लिखिए नंबर 1, साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत, साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत देखो साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत कृषि योग्य व्यर्थ भूमि एवं बंजर भूमि का, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि एवं बंजर भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि एवं बंजर भूमि का उपयोग गांव के भूमिहीन, भूमि का उपयोग गांव के भूमिहीन, गांव के भूमिहीन, भूमिहीन का मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन व्यक्तियों ओब्लिक कृषकों द्वारा किया जा सकता है। भूमिहीन कृषकों भूमिहीन कृषकों ओब्लिक किसानों के द्वारा किया जा सकता है, किसानों के द्वारा किया जा सकता है। जा सकता है। दूसरा आता है इस वन क्षेत्र से, देखो इस वन क्षेत्र से ग्रामीण समुदाय को महत्वपूर्ण औषधियां, इस क्षेत्र से लिखिए इस वन क्षेत्र से ग्रामीण समुदाय को, इस वन क्षेत्र से, वन क्षेत्र से ग्रामीण समुदाय को, ग्रामीण समुदाय को महत्वपूर्ण औषधियां, महत्वपूर्ण औषधियां महत्वपूर्ण औषधियां या औषधीय, औषधीय लिख लेना इसको, औषधीय महत्वपूर्ण औषधीय पौधे, औषधीय पौधे जिनसे दवाएं बनती हो। औषधीय पौधे ईंधन के लिए लकड़ियों
ईंधन के लिए लकड़ियों, ईंधन के लिए लकड़ियों, ईंधन के लिए क्या मिल जाती है? लकड़ियों, ईंधन के लिए लकड़ियों, फल व रेशा आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। फल व रेशा आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। फल व रेशा आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये दूसरा महत्व हो गया इसका, किसका? साझा संपत्ति संसाधनों का दूसरा महत्व। तीसरा आता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत साझा संपत्ति संसाधन। लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, क्षेत्रों के अंतर्गत साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन, संपत्ति संसाधन। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत साझा संपत्ति संसाधन महिलाओं को विशेषकर लाभ पहुंचाते हैं। किसको लाभ पहुंचाते हैं? महिलाओं को। संसाधन महिलाओं को विशेषकर लाभ पहुंचाते हैं। किसको लाभ पहुंचाते हैं? महिलाओं को। महिलाओं को विशेषकर लाभ पहुंचाते हैं। जो साझा संपत्ति संसाधन है वो विशेषकर किसको लाभ पहुंचाते हैं? महिलाओं को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चारा व ईंधन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चारा व ईंधन, किसकी? चारा व ईंधन के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, चारा व ईंधन के लिए लकड़ी को इकट्ठा करने का काम महिलाओं का होता है। लकड़ी को इकट्ठा करने का काम, इकट्ठा करने का काम महिलाओं का होता है। देखो साझा संपत्ति का महत्व, देखो पहला है साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि एवं बंजर भूमि का उपयोग, बंजर भूमि का उपयोग गांव के भूमिहीन कृषकों, किसके द्वारा? गांव के जो भूमिहीन, जिनके पास भूमि बिल्कुल भी नहीं है, वो भूमिहीन कृषकों, किसानों के द्वारा किया जा सकता है। जो भूमिहीन किसान है, कृषक हैं, वो बंजर भूमि का या कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये साझा संपत्ति के अंतर्गत जो महत्व है वो है कृषकों जिनके पास या किसानों के पास जिनके पास भूमि नहीं है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखो इस वन क्षेत्र से ग्रामीण समुदाय को, इस वन क्षेत्र से ग्रामीण समुदाय को महत्वपूर्ण, ग्रामीण समुदाय को क्या क्या मिलती है? महत्वपूर्ण औषधियां, औषधीय पौधे, महत्वपूर्ण जो औषधीय पौधे हैं वो ग्रामीण समुदाय को मिलते हैं। औषधीय पौधों का मतलब जिनसे दवाएं बनती हैं, अर्थात जड़ी बूटियां ये मिल जाती हैं। इसके अलावा देखो ईंधन के लिए लकड़ियों, ईंधन के लिए लकड़ियों, फल व रेशा, फल भी प्राप्त होता है वनों से। इसके अलावा रेशा भी प्राप्त हो जाता है, जो साझा संपत्ति संसाधन है वनों के अंतर्गत, तो उनसे फल भी प्राप्त हो जाते हैं, रेशा भी प्राप्त हो जाते हैं, आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत साझा संपत्ति संसाधन महिलाओं को विशेषकर किसको लाभ पहुंचाते हैं? विशेषकर महिलाओं को लाभ पहुंचाते हैं। जो साझा संपत्ति संसाधन होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर महिलाओं को ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चारा व ईंधन के लिए, किसके लिए? चारा व ईंधन के लिए लकड़ी, चारा व ईंधन के लिए लकड़ी को इकट्ठा करने का काम कौन करती है? महिलाएं करती हैं। और जब उनके क्षेत्र के पास या गांव के पास ही कोई साझा संपत्ति संसाधन मिल जाता है तो उनको दूर कहीं जाना नहीं पड़ता चारा लेने के लिए, या फिर ईंधन के लिए जो लकड़ी लेने के लिए दूर कहीं जंगलों में भटकना नहीं पड़ता। जो साझा संपत्ति का महत्व है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लोगों के पास शेयर करना। अगर कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना ताकि आपको कितनी क्लास पसंद आई है। अगर कुछ त्रुटि रह गई है तो उसके बारे में भी आप उसमें चर्चा कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।